हेलो स्टूडेंट्स, आपके फर्स्ट पेपर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम आज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लोकतंत्र। लोकतंत्र शब्द आप बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में सुनते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इसका क्या मीनिंग है ये आपको जानना बहुत आवश्यक है। और ख़ास तौर से क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, इसके लिए आपको इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। राजतंत्रीय शासन प्रणाली में व्यक्तियों पर अत्याचार, शोषण, सर्वाधिकारवाद के परिणाम स्वरूप लोकतंत्र की स्थापना हुई। ब्रिटेन की जनता ने 15 जून 1215 को मैग्ना कार्टा के माध्यम से सम्राट पर प्रतिबंध लगाया कि जनता की स्वीकृति के बिना सम्राट नया कर नहीं लगा सकता। यहीं से लोकतंत्र की शुरुआत मानी जा सकती है। आधुनिक लोकतंत्र की उत्पत्ति में विश्व की 4 महान क्रांतियों का योगदान माना जा सकता है। पहली है 1688 ईस्वी ब्रिटेन की रक्तहीन क्रांति। इस रक्तहीन क्रांति ने संसद की सर्वोच्चता को स्थापित किया और राजतंत्र पर अंकुश लगाने का प्रथम प्रयास किया। दूसरी है अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम। तीसरा फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी द्वारा समानता और स्वतंत्रता को जिसने कायम किया। और चौथी 1930 की औद्योगिक क्रांति ने लोकतंत्र को विकसित करने का कार्य किया। लोकतंत्र के अर्थ में हम देख सकते हैं कि यह अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी से बना है, या इसका पर्याय अंग्रेजी शब्द जो है वो डेमोक्रेसी है, जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस तथा क्रेटिया, जिसका अर्थ है जनता तथा शासन। अतः शब्द की उत्पत्ति के आधार पर प्रजातंत्र का अर्थ जनता का शासन है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। सीले के अनुसार लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। प्रारंभिक काल में प्रजातंत्र को एक शासन प्रणाली के रूप में समझा गया, किंतु आज प्रजातंत्र केवल एक शासन प्रणाली ही नहीं, अपितु इससे आगे भी जीवन दर्शन के रूप में है। इसका आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और नैतिक पहलू है। विभिन्न पहलुओं की दृष्टि से विभिन्न विद्वानों ने प्रजातंत्र के स्वरूपों का अलग अलग तरीके से अध्ययन किया है। कोई इसे शासन प्रणाली के रूप में देखता है, कोई सामाजिक प्रणाली के रूप में देखता है, कोई आर्थिक प्रणाली के रूप में देखता है, तो कोई इसे जीवन दर्शन के रूप में देखता है। साधारणतया लोकतंत्र 2 प्रकार के बताए जाते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह है जहां जनता शासन के कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता रखती है। प्राचीन समय में समस्त जनता शासन के कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से सहभागी होती थी। कानून निर्माण करने, कानून को लागू करने और शासकीय अधिकारियों को चुनने के लिए जनता सर्वसम्मति से निर्णय करती थी। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र यूनान के नगर राज्यों में प्रचलित रहा। इटली के मध्य युग में भी इस व्यवस्था को देखा जा सकता था। वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड के कैंटनों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सफलता के साथ में चल रहा है। वर्तमान युग में व्यापक दृष्टि से बड़े राष्ट्रों ने इसे इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि उनमें जनसंख्या की अधिकता के कारण जनता को एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय के लिए एकत्र करना संभव नहीं है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र
जिसे हम प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र भी कह सकते हैं। इसमें जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भागीदार होती है, न कि प्रत्यक्ष रूप से उसमें भाग लेती है। इसमें जनता शासन चलाने के लिए प्रतिनिधियों का गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर चुनाव करती है और उसके बाद वो चुने हुए प्रतिनिधि सरकार के सभी कार्यों में अपनी भागीदारी निभाते हैं। इस प्रकार इसे प्रतिनिध्यात्मक शासन भी कहा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि किसी भी लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या क्या शर्तें होनी जरूरी हैं। लोकतंत्र को सफलता की ओर अग्रसर कैसे किया जाए, यह एक चिंताजनक पहलू माना जाता है। लोकतंत्र का महत्व बढ़ाने के लिए इसको सफल बनाया जाना आवश्यक है, तभी लोकतंत्र की सार्थकता सिद्ध होती है। लोकतंत्र की सफलता के लिए पहला महत्वपूर्ण चरण जो है वो है शिक्षा का प्रचार और प्रसार। राष्ट्र में जितनी अधिक जनता शिक्षित होगी, उसमें लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा और विश्वास की भावना उत्पन्न होगी। राष्ट्र के अंतर्गत अनिवार्य रूप से शिक्षा व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए। शिक्षा ग्रहण करने से जीवन के मूल्यों, आदर्शों, विश्वासों में परिवर्तन आता है। शिक्षा जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर मानवता से जोड़ने का प्रयास करती है। लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता का होना आवश्यक है, राजनीतिक चेतना का होना आवश्यक है। जागरूकता से तात्पर्य है चुनावों में जनता अपने विवेक से निर्णय लेकर मतदान के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को ही शासन के लिए चुने। प्रत्येक नागरिक राजनीति और शासन में अपनी भूमिका को समझे, इसमें सहयोगपूर्ण रवैया अपनाते हुए अपने विचारों की अभिव्यक्ति करे, जनमत तैयार करे और अपनी पूर्ण सहभागिता निभाए। आर्थिक लोकतंत्र की सफलता की पूर्व शर्त होती है। लोकतंत्र की सफलता के लिए आर्थिक लोकतंत्र की पहले स्थापना किया जाना आवश्यक है। आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा होता है। नागरिकों में आर्थिक समानता, रोजगार के अवसरों की पर्याप्तता, गरीबी और अमीरी, आर्थिक असमानता आदि जो चीजें होती हैं, उन सब का होना किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी होता है। राजनीतिक आचार संहिता का मतलब होता है कि व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर एक नियम लागू करना। जनता में स्वच्छ नेतृत्व देने के लिए आचार संहिता का पालन अनिवार्य रूप से हमारे राजनेताओं के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाना आवश्यक है, तभी लोकतंत्र को सफल बनाया जा सकता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक होना चाहिए कि समाज के प्रत्येक वर्ग, जाति, संप्रदाय में लोकतंत्र के मूल्यों, आदर्शों, मान्यताओं के प्रति समर्पण की भावना हो। तभी नागरिकों में एकता, अखंडता की भावना के आधार पर प्रत्येक नागरिक लोकतंत्र की सफलता में योगदान दे सकेगा। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह भी आवश्यक माना जाता है कि नागरिकों में एकता की भावना मजबूत स्थिति में होनी चाहिए। राष्ट्रीय गतिविधियों, रुचियों, आयोजनों में संगठित रहकर जनता को एकता का परिचय देना चाहिए। लोकतंत्र में ऐसी भावना का विकास नागरिकों में होना चाहिए
जिससे नागरिकों के बीच समानता और राष्ट्रीय एकता स्थापित होने के साथ साथ लोकतांत्रिक भावना से नागरिक जुड़ने का प्रयास करें। इससे राष्ट्र आंतरिक रूप से कमजोर नहीं रहेगा। जब राष्ट्र में समस्या या संकट जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी तो नागरिक उसका सामना करने की मजबूत स्थिति में होंगे। जनता को एकता के लिए स्वयं आगे आकर कार्य करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से लोकतंत्र सफल होगा। लोकतंत्र एक जीवन शैली है जिसमें हम अपने लिए जो चाहते हैं वही दूसरे के लिए भी सोचें। जो व्यवहार मुझे मेरे लिए चाहिए मैं दूसरे के लिए भी वैसा ही करूं, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र अपने आप में सफल हो जाएगा। यही लोकतंत्र की सार्थकता होती है। थैंक यू।